नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सपार्टी डिक्री के बारे में। किसी भी मामले में जो दीवानी मामला होता है उसमें जो एक्सपार्टी डिग्री हो जाती है, एक्सपार्टी डिग्री से मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर देना। कई बार क्या होता है कि आप वकील को मुकदमा दे देते हैं, आप प्रतिवादी हैं, नॉन एप्लीकेंट हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि आपका वकील जो है आपका मुकदमा देखेगा। तो कई बार तो ऐसा होता है कि वकील साहब काफ़ी लंबे समय तक आपकी प्रतीक्षा करते हैं, उनको जवाब दावा देना होता है, उनको कई चीज़ें करनी होती है जिसमें कि मुवक्किल की क्लाइंट की आवश्यकता होती है, उनके हस्ताक्षर लगते हैं और उनसे जानकारियाँ इंफॉर्मेशन लेना होता है। तो उसमें आप जो है रुचि नहीं लेते हैं या किसी कारण से मान लीजिए आप बीमार हैं या कहीं चले गए हैं या आपने सोचा कि वकील को दे दिया तो वकील जो है अब पूरा निपटा देगा हमारा काम, मगर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। कोई भी केस को आप लड़ेंगे तो लड़ने के लिए वकील से ज़्यादा जो है क्लाइंट का उसमें वो रहता है कि वो कितना इंटरेस्ट लेकर के पैरवी करता है अपने मुकदमे की। तो एक पक्षीय डिक्री जो होता है वो इसलिए ऐसे हो जाता है कि ना आप खड़े होते हैं अपने मुकदमे की पैरवी के लिए, ना आपका वकील खड़ा होता है। तो आपके विरुद्ध जो है एक पक्षीय कार्यवाही कर दी जाती है। और जब एक पक्षीय कार्यवाही हो जाती है दोस्तों, तो फिर सिर्फ वादी को सुना जाता है, उसके साक्ष्य ले लिए जाते हैं और यदि उसके फेवर में सबूत हैं, साक्ष्य हैं और मुकदमा उसके पक्ष में बनता है तो आर्डर उसके पक्ष में हो जाता है, डिक्री भी उसको एक्स पार्टी दे दी जाती है। अब सवाल अब यहाँ उत्पन्न होता है कि कितने दिनों के बाद आपको पता चलता है। मान लीजिए 6 महीने के बाद पता चला, साल भर के बाद पता चला, जब वो एग्जीक्यूशन के लिए लगाता है, वो जो एक्स पार्टी डिक्री उसको मिल गई है, उसके निष्पादन के लिए वो जब कोर्ट में हाजिर होता है, लगाता है एप्लीकेशन, तब आपको पता चलता है अरे ये मुकदमा तो मैंने वकील साहब को दिया था, ये एक्स पार्टी कैसे हो गया, ये तो मेरा संपत्ति जो है अब चला गया, मुझे बेदखल कर दिया जाएगा, या मेरा कोई शेयर डीड था उसको जो है नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया, या जो भी मामला हो, पैसे का मामला हो या जो भी मामला हो, वो आपके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश हो जाता है। तो जब ऐसे आदेश एक पक्षीय हो जाते हैं और उसको सेटिसाइड कराने के लिए आप जब एप्लीकेशन लगाते हैं तो उस एप्लीकेशन वो जो लगता है वो सीपीसी व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत लगता है। आदेश 9 और नियम 13 जो है ये व्यवस्था देती है कि आप ऐसे एक्स पार्टी डिग्री को सेटिसाइड करा सको, निरस्त करा सको और पुनः उसको जो है विधिवत मेरिट पे डिसाइड करने के लिए यदि आप संतुष्टिजनक कारण आप बताते हैं न्यायालय को कि इस कारण से मैं एक्स पार्टी हो गया था। अब यहाँ जो प्रमुख सवाल है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, तो वो चीज जो मैं बताने वाला हूं उसको सुनने से पहले जो नए दर्शक हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नए दर्शक हैं तो जरूर कर लें, और आप सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल मेरा ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, लोगों तक जानकारियां पहुंचती हैं और जो चैनल का उद्देश्य है विधि की जानकारी का प्रचार प्रसार वो पूरा होता है। तो दोस्तों, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, एक्स पार्टी अपने आप में एक विलंब होना होता है। तो क्या ऐसे विलंब के साथ जो लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 है, धारा 5 के तहत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है अथवा नहीं है? अब बात को समझिए। एक्स पार्टी हो गया, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल बाद जब भी आपको पता चला आपने लगाया, तो क्या उस एक्स पार्टी आवेदन के साथ आदेश 9 नियम 13 के साथ आप धारा 5 का भी आवेदन लिमिटेशन एक्ट के तहत लगाएंगे? क्या वो जरूरी है, क्या वो जरूरी नहीं है? इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन एक फैसला दिया है। इसमें लोअर कोर्ट ने और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने अलग अलग ऑर्डर किए। लोअर कोर्ट ने अलग ऑर्डर किया था, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने उसको पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिजेक्ट करके लोअर कोर्ट को के ऑर्डर को स्टैंड रखा। क्या था मामला, आइए हम आपको बताते हैं।
एक पक्षीय डिक्री को निरस्त करने के आवेदन के साथ विलंब क्षमा के लिए अलग से आवेदन दायर करना आवश्यक है या नहीं, ये बता रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि आवेदन में विलंब के बारे में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है तो जो आपने एक्स पार्टी डिक्री सेटिसाइड करने के लिए जो आवेदन दिया है उसमें आपने पर्याप्त कारण दिया हुआ है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत एक पक्षीय डिक्री को निरस्त करने के आवेदन के साथ विलंब क्षमा करने के लिए अलग से आवेदन दायर करना आवश्यक नहीं है। ये फाइंडिंग दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने प्रथम अपीलीय न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा था जिसमें अपीलीय प्रतिवादी द्वारा उसके विरुद्ध पारित एक पक्षीय डिक्री को बहाल करने के लिए दायर बहाली आवेदन को स्वीकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को यह कहते हुए पलट दिया कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अनुसार एक अलग आवेदन आदेश 9 नियम 13 के आवेदन के साथ दायर नहीं किया गया था। तो प्रथम अपीलीय न्यायालय ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को इसलिए पलट दिया कि भाई जो एक्स पार्टी सेटिसाइड करने के लिए जो आवेदन दिया गया आदेश 9 नियम 13 का, उसके साथ धारा 5 का आवेदन नहीं दिया था, इसलिए हाई कोर्ट ने उसको क्या किया, उसको खारिज कर दिया। अब इस आदेश के विरुद्ध जो है सिविल मुकदमे की बहाली से संबंधित है, जिसमें धोखाधड़ी के दूसरा मामला है ये। यह मामला सिविल मुकदमे की बहाली से संबंधित है, जिसमें धोखाधड़ी के आधार पर सेल डीड को अमान्य घोषित करते हुए एक पक्षीय डिक्री पारित की गई थी। किसी ने धोखाधड़ी के आधार पर सेल डीड निष्पादित करा लिया था, उसको नल एंड वाइड घोषित कराने के लिए दावा लाया गया था। प्रतिवादी उसमें अनुपस्थित रहा तो एक पक्षीय ऑर्डर पारित कर दिया, जिसकी की यह अपील थी एक्स पार्टी डिग्री सेटिसाइड कराने के लिए। तो पुनर्स्थापना आवेदन एक पक्षीय डिक्री पारित होने के 5 महीने बाद दायर किया गया। अपीलकर्ता प्रतिवादी ने दावा किया कि वह अशिक्षित और बुजुर्ग व्यक्ति है। जिसने एक्स पार्टी डिक्री को सेटिसाइड कराने के लिए एप्लीकेशन लगाया, उसने बताया कि वह अशिक्षित और बुजुर्ग व्यक्ति है जो पूरी तरह से अपने पिछले वकील पर निर्भर था। वकील के जिम्मे में सब कुछ था, जो उसे कार्यवाही के बारे में सूचित करने में विफल रहा। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि चूंकि आवेदन 30 दिनों की निर्धारित समय सीमा से परे दायर किया गया है, लिमिटेशन एक्ट में प्रावधान है कि ऐसा कोई एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है तो उसका लिमिटेशन है 30 दिन। 30 दिन के अंदर आपको जो है सेटिसाइड कराने का, पुनर्स्थापित कराने का आवेदन लगाना होता है। तो प्रतिवादी ने जो है तर्क दिया कि 30 दिन के बहुत बाद 5 महीने बाद लगाया गया है, इसलिए देरी माफी आवेदन की अनुपस्थिति में यह बनाए रखने योग्य नहीं है। अच्छा, तो 30 दिन के अलावा 5 महीने लगा दिया। 5 महीने में भी उन्होंने देरी माफी का आवेदन धारा 5 के तहत नहीं लगाया, इसलिए इनका ये जो आदेश 9 नियम 13 का आवेदन है खारिज कर देना चाहिए। न्यायालय के विचार के लिए जो प्रश्न आया वह यह था कि क्या परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी की माफी के लिए अलग आवेदन अनिवार्य था। नकारात्मक उत्तर देते हुए जस्टिस नाथ और लिखित निर्णय ने कहा कि सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 में पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर निर्धारित अवधि से परे एक पक्षीय डिक्री की बहाली की अनुमति दी गई। मतलब यदि आवेदन पत्र में उन सभी कारणों को जो एक धारा 5 में आवेदन में होता है, उन सभी को आपने आदेश 9 नियम 13 में ही सम्मिलित किया है और पर्याप्त कारण और साक्ष्य प्रस्तुत किया है, तो एक पक्षीय डिक्री की बहाली की अनुमति दी जाएगी। न्यायालय ने कहा कि बहाली आवेदन में देरी के बारे में पर्याप्त रूप से बताया गया है, अर्थात अपीलकर्ता को उसके पिछले वकील द्वारा एक पक्षीय डिक्री के बारे में जानकारी नहीं दी थी। यह देखते हुए कि बहाली आवेदन में देरी माफी आवेदन के सभी तत्व शामिल हैं, जैसा कि भागमल और अन्य बनाम
कुंवर लाल और अन्य 2010 में माना गया। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि परिसीमा अधिनियम के तहत बहाली आवेदन दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने के लिए कोई अलग आवेदन की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय ने भागबल मामले में कहा, हमारे विचार में आदेश 9 नियम 13 आवेदन दाखिल करने के प्रश्न पर अपीली न्यायालय द्वारा गुण दोष के आधार पर सही ढंग से विचार किया गया और अपीली न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में बिल्कुल सही था कि अपीलकर्ता प्रतिवादियों ने आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन उस समय दाखिल करने में पूरी तरह से उचित थे जब उन्होंने वास्तव में इसे दाखिल किया। आवेदन दाखिल करने में देरी को इस तथ्य के कारण भी पूरी तरह से समझाया गया कि उन्हें डिक्री और उनके खिलाफ एक पक्षी कार्यवाही शुरू करने वाले आदेशों के बारे में कभी पता नहीं था। यदि ऐसा था तो न्यायालय ने वास्तव में देरी के कारणों पर भी विचार किया था। ऐसी परिस्थिति में हाईकोर्ट को यह अति तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत कोई अलग आवेदन दायर नहीं किया। न्यायालय ने कहा, आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन में ही उस आवेदन को करने में देरी के लिए माफी के लिए आवेदन के सभी तत्व मौजूद थे। प्रक्रिया आखिरकार न्याय की दासी है। तो जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसीजर होता है, वो न्याय की दासी होती है। हम प्रक्रियात्मक त्रुटि, तकनीकी त्रुटि के कारण किसी को न्याय देने से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्थापित किया, प्रतिपादित किया कि जो प्रक्रियात्मक त्रुटि है वो उसके आधार पर किसी को न्याय देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त मामले से यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में भी देरी के लिए माफी के लिए अलग से आवेदन दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हाईकोर्ट ने अति तकनीकी दृष्टिकोण अपनाकर और यह निष्कर्ष निकालकर गलती की कि कानून के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन हुआ। इस तरह के दृष्टिकोण का समर्थन करने का मतलब प्रभावी रूप से न्यायिक प्रक्रिया के उद्देश्य की अनदेखी करना होगा। प्रक्रिया न्यायपूर्ण और निष्पक्ष परिणाम प्राप्त करने के लिए रास्ते में नहीं आ सकती। किसी भी व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष न्याय देने के लिए किसी प्रक्रिया का बहाना, टाल मटोल, तकनीकी आधार पर उसको नहीं अपनाया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने सद्भावना पूर्वक और लगन से काम किया। उसका आचरण कानून के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता। तदनुसार अपील को स्वीकार कर लिया गया। केस का टाइटल है दोस्तों, द्वारिका प्रसाद डी THR LRS बनाम पृथ्वीराज सिंह। फिर से बता देता हूं टाइटल, द्वारिका प्रसाद डी THR LRS बनाम पृथ्वीराज सिंह। सुप्रीम कोर्ट का मामला है दोस्तों। बहुत ही शानदार फैसला किया है इन्होंने एक्स पार्टी डिक्री के संदर्भ में। जब भी आप आदेश 9 नियम 13 के तहत एप्लीकेशन लगाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अलग से उसमें धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत एप्लीकेशन अलग से लगाएं, लेकिन शर्त उसमें यही है कि आदेश 9 नियम 13 में उन सभी चीजों का समावेश होना चाहिए जो धारा 5 के लिए अलग से आवेदन आप देते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये जानकारी, ये निर्णय आपको कैसा लगा, अपने अनमोल कमेंट में हमारे चैनल में जरूर लिखिएगा। जरूर हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।